हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने नेफ्राइटिस डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो एज द नेम सजेस्ट, नेफ्रोटिक मींस नेफ्रॉन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। सिंड्रोम मींस होता है ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स। तो ये एक ऐसे डिजीज है जिसमें नेफ्रॉन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चलिए देख लेते हैं कि क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसके अलावा। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी एंड नेफ्रॉन टू। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बट ये नेफ्रॉन है क्या ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नेफ्रॉन्स आर द ग्रुप्स या कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज अवर किडनी। जब मैं इसको क्रॉस सेक्शनली कट करूंगी, मैंने इसको कट किया है, तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में जो इसकी बाउंड्री है, इसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस रीनल कॉर्टेक्स में बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ब्लड सप्लाई आपको दिख रही होगी। तो ये ब्लड सप्लाई किसके आसपास है? अगर इस पोर्शन को मैं कट करके थोड़ा सा जूम करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको व्हाइट कलर का या क्रीम कलर का एक पाइप दिख रहा होगा जो काफी लूप लाइक स्ट्रक्चर्ड है। दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर्ड इज नोन एज नेफ्रॉन, और यही आपकी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब अगर इस नेफ्रॉन की हम बात करें, तो नेफ्रॉन को भी जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस नेफ्रॉन को उठा करके जूम किया गया है। तो नेफ्रॉन में आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या पार्ट है नेफ्रॉन का। मिडिल पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द नेफ्रॉन भी आप इसे बोल सकते हो। इसका मेन काम क्या है कि ये फर्स्ट पोर्शन है या फर्स्ट एरिया है जो कि ब्लड को रिसीव करता है, और ब्लड को रिसीव करते ही ये ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है। इसमें से ये बहुत सारे प्रोटीन को कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में दोबारा से भेजता है, और बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन आया ब्लड के थ्रू, तो वो इन्फेक्शन सबसे पहले किसके पास जाएगा? सिंपली आंसर आप समझ ही गए होगे, ग्लोमेरुलस के पास चला जाएगा। ठीक है, तो जब ग्लोमेरुलस के पास चला जाएगा तो सबसे पहले इन्फेक्शन भी इसी के अंदर हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं आई थिंक कि इट इज द कॉमनेस्ट या मोस्ट कह सकते हैं कि कॉमन साइट ऑफ द इन्फेक्शन, हम बोल सकते हैं ये चीज। तो सबसे पहले इन्फेक्शन का अगर अटैक होगा तो वो इसी एरिया में होगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बाकी ये आप पाइपलाइन स्ट्रक्चर देख सकते हो। हर पाइपलाइन स्ट्रक्चर अपना अपना अलग अलग काम करता है। जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपके ये भी प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में बहुत फंक्शन करते हैं, लाइक फास्ट फंक्शन करते हैं। लूप ऑफ हेनले, ये आपको दिख रहा होगा एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ बाकी ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है, ये अलग अलग चीजें जैसे पोटेशियम या आयरन या जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। अब अगर इन्फेक्शन ग्लोमेरुलस में होगा तो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वो सारा प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। उसी तरह से सोडियम मान लीजिए एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो सोडियम अंदर ही रह जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, और कह सकते हैं कि ये इसको सोडियम को फिल्टर नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। या अगर मान लीजिए एब्जॉर्ब कर लिया, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये डिपेंड करता है पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स पे कि कौन सा पार्ट किस किस टाइम पे क्या क्या फंक्शन कर रहा है, और इन्फेक्शन के आने के बाद कौन कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, और वो किस किस चीजों को एबनॉर्मली एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। नेफ्रोटिक जो कि नेफ्रॉन से निकला है, सिंड्रोम जो कि बहुत सारे सिम्टम से मिलके सिंड्रोम बना है। तो नेफ्रॉन होता कहाँ है? हमारी किडनी के अंदर होता है सिंपली। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि किडनी में कोई ना कोई डैमेज हो रहा है, या तो किडनी में इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो रहा होगा, या तो किसी डिजीज की वजह से डैमेज हो रहा होगा, राइट। सो कॉमनली ये चिल्ड्रन में हो सकता है
इंसिडेंस रेट बताते हैं कि चिल्ड्रन को ज्यादा रिस्क होता है। क्यों रिस्क होता है? क्योंकि चिल्ड्रन की इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी स्लो होती है, इस वजह से होता है। तो मेनली ये किस पोर्शन को जाकर के डैमेज कर सकता है या किस पोर्शन पे सबसे पहले ये अटैक करता है? कौन सा पोर्शन है जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन हो रही है? तो आपके जो ग्लोमेरुलस है, ये वाला पोर्शन, हेड ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर जो पोर्शन होता है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन क्या है कि वो सबसे पहले ब्लड सप्लाई को रिसीव करके उसको फिल्टर करना स्टार्ट करता है। तो अगर ब्लड में इंफेक्शन हुआ, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड सप्लाई के थ्रू आए, तो सबसे पहले आपके किस पोर्शन में जाएंगे? ग्लोमेरुलस में जाएंगे। तो जब ग्लोमेरुलस में ये चले जाएंगे, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस की कौन सी मेम्ब्रेन को इन्फेक्टेड करेंगे? आपकी बेसल मेम्ब्रेन को इन्फेक्टेड करेंगे, जिसकी वजह से आपका ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, नहीं तो डैमेनिश हो जाएगा। सो डिसऑर्डर क्या है इसका? कौन से किसके अंडर में आता है? गैस्ट्रो यूरिनरी सिस्टम के अंडर में आता है। ग्लोमेरुलस के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम है वो रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट है? जो ग्लोमेरुलस है वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब ना करके उसको आगे भेजने की परमिशन दे रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ग्लोमेरुलस आपका प्रोटीन को एब्जॉर्ब ना करके उसको आगे भेजने की परमिएबिलिटी दे रहा है, यानी कि परमिशन दे रहा है। मान लो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये ब्लैक वाले थे, इनको एब्जॉर्ब हो करके, ग्लोमेरुलस के थ्रू एब्जॉर्ब हो करके कहाँ जाना चाहिए था? ब्लड सप्लाई के अंदर जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो काफी स्लो या डैमेनिश हो चुका है, जिसकी वजह से प्रोटीन यहाँ से एब्जॉर्ब ना हो करके सीधे ग्लोमेरुलस के आगे वाले पाइपलाइन स्ट्रक्चर में चले जा रहे हैं। सारा प्रोटीन लॉस हो जा रहा है और लास्ट में होना क्या है? होना ये है कि लास्ट में जो प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिंड्रोम कैसे बन रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स कैसे बन रहे हैं कि जब आपका ग्लोमेरुलस प्रोटीन को एब्जॉर्ब ना करके उसको बाहर भेजने की परमिशन दे रहा है, परमिएबिलिटी दे रहा है, और ये प्रोटीन को एब्जॉर्ब कौन करता है? ये इसकी बेसल मेम्ब्रेन करती है। आपके ग्लोमेरुलस की ये बेसल यानी कि बेसिक नीचे वाली मेम्ब्रेन प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है। तो बेसल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन कह लो, बेसल मेम्ब्रेन कह लो, सब एक ही चीज है। प्लाज्मा प्रोटीन को बाहर निकाल रहा है यूरिन के थ्रू, ना एब्जॉर्ब करके। तो आई थिंक ये वाली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, ये है आपकी सेकंड डेफिनेशन। सो ये एक तरह की क्लिनिकल लैबोरेटरी सिंड्रोम है। क्लिनिकल मीन्स होता है कि आप इन सिंड्रोम को डायरेक्टली असिस्ट नहीं कर सकते हो जब तक आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ना कर लो, जब तक आप लैब टेस्ट ना कर लो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा ये सिंड्रोम का, ठीक है, सिम्टम्स का नहीं पता चलेगा सही से। कैरेक्टराइज्ड बाय, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि सिर्फ लैब में पता चल सकते हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन आना। क्यों आना वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से हाइपोप्रोलैक्टीमिया हो रहा है, हाइपोप्रोटीमिया हो रहा है। तो जब प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा तो ब्लड में, हाइपो मीन्स कम, प्रोटीमिया मीन्स प्रोटीन, ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ब्लड में प्रोटीन की कमी होने की वजह से क्या होगा? जो ब्लड वेसल होती हैं वो प्रोटीन के थ्रू स्ट्रांग होती हैं, और जब प्रोटीन उनको नहीं मिलेगा तो ब्लड वेसल अपने आप को तोड़ने लगेंगी, रप्चर करने लगेंगी, और जब ये रप्चर इस तरह से हो जाएंगी तो इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो यहाँ इनके बाहर आने लगेगा, और फ्लूइड बाहर आ करके कहाँ चला जाएगा? बहुत सारे सेल्स के आसपास स्टोर हो जाएगा। जिस भी जगह पे जाएगा, मान लो लेग्स की वेन डैमेज हुई, लेग्स की वेन रप्चर हुई, तो लेग में एडिमा हो जाएगा क्योंकि लेग के अंदर फ्लूइड भर जाएगा। हैंड में हुई तो हैंड के पास एडिमा हो जाएगा। आईज की कैपिलरीज अगर इस तरह से रप्चर हुई, टूटी, तो आईज के आसपास एडिमा हो जाएगा। तो इस तरह से एडिमा हो जाएगा। पिटिंग एडिमा उसे कहते हैं कि जब आप, यहाँ पे पूरा एडिमा हो रखा है और जब आप इसे फिंगर से टच करोगे तो ये एकदम गड्ढा बन जाएगा, ठीक है,
गड्ढे को ही पिट बोलते हैं, तो पिटिंग एडिमा उसे हम बोलेंगे, वो ज्यादा डेंजरस होता है। इसके साथ साथ और क्या इंक्रीज होगा, हाइपर मींस बढ़ जाएगा, लिपिडीमिया। हाइपर लिपिडीमिया क्यों बढ़ जाएगा ये मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी में समझाऊंगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, मतलब यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, साथ ही साथ हाइपोप्रोलैक्टेमिया प्रोटीमिया हो रहा है, यानी कि प्रोटीन लेवल ब्लड में कम हो रहा है, और आपका पिटिंग एडिमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है आपके ब्लड वेसल को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, और आपका ब्लड वेसल यहाँ पे रप्चर हो गई और जितना भी फ्लूइड था वो कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर हो गया, जिसकी वजह से आपको एडिमा हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेस। तो कुछ डिजीज कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? कौन कौन सी डिजीज कंडीशन की वजह से? HIV एड्स। तो HIV एड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काफी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डेफिसिट करता है ये वायरस। तो ह्यूमन की जब इम्यून सिस्टम ही एकदम डिक्रीज हो जाएगा और डेड हो जाएगा, तो आपको कोई भी इंफेक्शन लग सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस, जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को डिक्रीज कर देती है, उनके फंक्शन को डिक्रीज कर देती है, उनके रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको डिजीज कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक यूरेमिया सिंड्रोम। हीमोलाइटिक मीन्स होता है ब्लड, यूरेमिया सिंड्रोम मीन्स होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है उसमें कोई ना कोई पैथोजेंस मिल गए। ये देखिए, जिसको हम यूरोपैथोजन इकोलाई भी बोलते हैं। तो कहाँ पे पैथोजन इकोलाई मिले हैं? यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आपके यूरिनरी ब्लैडर के जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर ये पैथोजेंस मिल गए। अब इन्होंने क्या किया कि ये आपके कह सकते हैं कि यूरिनरी जो ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन फिल होता है उससे अटैच आपके दो ट्यूब होते हैं जिसको हम यूरेटर्स बोलते हैं, और वो यूरेटर जा करके किडनी के साथ अटैच होते हैं। तो अगर इसकी ब्लड सप्लाई में कोई इन्फेक्शन हुआ, या आपका यूरिनरी ब्लैडर है, तो वो सीधे आपके यूरेटर्स में चला जाएगा और किडनी के अंदर जाने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्गर्स डिजीज। बर्गर्स डिजीज बोल लो या बर्गर्स डिजीज बोल लो, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है वो डैमेज हो जाती है और टिश्यूज की डेथ होने लगती है। तो जब ब्लड सप्लाई डैमेज होने लगती है तो वो टिश्यूज में अपने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, जिसकी वजह से आपके टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, और जिस भी एरिया के टिश्यू डैमेज होंगे वहां पे स्कार टिश्यू बन जाएगा और वहां की ब्लड सप्लाई एकदम निल हो जाएगी और वो एरिया सड़ जाएगा। हो सकता है कि बर्गर्स डिजीज की वजह से या बर्जर डिजीज की वजह से आपकी किडनी में भी क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है और आपकी ब्लड किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। नेक्स्ट है एक्यूट एंड क्रोनिक किडनी डिजीज हिस्ट्री। हो सकता है कि रिकरेंट यानी बार बार किडनी में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो और आप अच्छे से ट्रीटमेंट ना करा रहे हो, जिसकी वजह से पहले तो वो एक्यूट था, बाद में वो क्रोनिक यानी कि सीवियर कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आ जाओ गुड पैस्चर सिंड्रोम। तो गुड पैस्चर सिंड्रोम एक कह सकते हैं कि गुड पैस्चर सिंड्रोम एक ऑटो एंटीबॉडी डिजीज होती है जिसमें आपका जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है, उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं और ग्लोमेरुलस को भी किल करना स्टार्ट कर देती हैं। ये तब होता है कि जब आपके ग्लोमेरुलस के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया हो और उसके अंदर की एंटीबॉडीज जो कि आपके इन्फेक्शन को किल करना चाहती हैं, वो इन्फेक्शन को किल करते करते आपके फ्रेश सेल को भी किल करने लगती हैं। सो ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसके साथ साथ कोई भी फोकल ग्लोमेरुलर स्कारोसिस या स्कार बन जाए, स्कार टिश्यू मीन्स होता है डेड टिश्यूज, तो डेड टिश्यूज अगर बन जाएंगे यहाँ पर तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी सही से, और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो टिश्यू की डेथ होने लगेगी। तो इस वजह से क्या होगा, स्कार टिश्यू ढेर सारे बनते रहेंगे और ये आपके पूरे ग्लोमेरुलस को इन्फेक्टेड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स होता है कि जब कोई डिजीज आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके अंदर आ जाए, जेनेटिक हो जाए, उसको हम हेरिडिटी डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज।
या किडनी कार्सिनोमा। तो आपकी फैमिली हिस्ट्री थी कैंसर की, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो कैंसर आपकी किडनी के अंदर भी हो गया हो, और कैंसर की वजह से क्या हो रहा हो कि किडनी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ पॉलीसिस्टिक डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है जो कि आपके एंसेस्टर यानी कि आपके पूर्वजों से आपके अंदर आ सकती है, जिसमें होता क्या है कि किडनी में इस तरह से बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं और वो एक तरह के थ्रोम्बस का काम करते हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे इंटरप्ट हो जाती है और आपके पूरे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं किडनी के। या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार किडनी को इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से किडनी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ मेडिकेशंस जो कि डायरेक्टली आपके नेफ्रॉन पे जाकर के अटैक कर सकती हैं लॉन्ग टर्म एनाल्जेसिक्स लेने पर। एग्जाम्पल ले लो एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन। लॉन्ग टर्म इस ये दोनों मेडिसिन लेने पर क्या होता है कि ये दोनों मेडिसिन आपके नेफ्रॉन के फंक्शन को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती हैं। बहुत ज्यादा नेफ्रॉन के फंक्शन को जब ये डिक्रीज कर देती हैं तो आपके नेफ्रॉन फिल्टर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होती हैं। लॉन्ग टर्म एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन लेने से प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आपकी किडनी के फंक्शन को, किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करने लगती हैं। अदर देख लेते हैं, रीनल कैंसर बता चुकी हूँ, पॉलीसिस्टिक बता चुकी हूँ, किडनी डैमेज हो सकता है किसी इंफेक्शन की वजह से किडनी डैमेज हो गई हो डायरेक्टली। तो ये थे हमारे कॉजेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पैथोफिजियोलॉजी। मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली है, आप हेडिंग डाल देना पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी लेंदी है, यहाँ पे 2 पार्ट में है। खैर, तो आपको समझ आ जाएगी, मैंने बहुत इजी बनाई है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज जितने भी अभी हमने पढ़े, उसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्लोमेरुलस जो है वो आपका फर्स्ट साइट है फिल्ट्रेशन की, और फर्स्ट साइट है जिसमें ब्लड आ रहा है। तो ग्लोमेरुलस में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि इटियोलॉजी आ रही है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट होगा, फिल्ट्रेशन की जो कैपेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। नीचे एरो यहाँ पे लगाया है, समझ लेना, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि उसका जो बेसिक फंक्शन था यानी कि प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना, वो भी डिक्रीज हो जाएगा उसका फंक्शन। तो जब प्रोटीन और एल्ब्यूमिन जो कि एक तरह का प्रोटीन ही है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो आगे पास हो जाएगा और यूरिन के साथ साथ आपके बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटीन यूरिया हो गया। तो फर्स्ट सिम्टम ये मैंने स्टार बनाया है, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको बेसिक सिम्टम ये रहा। अब इसी प्रोटीन यूरिया की वजह से आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब प्रोटीन नहीं होता है आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट, तो आपकी ब्लड वेसल्स लीक करने लगती हैं अपना फ्लूइड। तो जब ब्लड वेसल्स अपना फ्लूइड लीक करने लगेंगी तो वो फ्लूइड कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वो फ्लूइड गया और जा करके कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। जहां पर भी वो स्टोर हुआ वहां पर दूसरा सिम्टम आ गया यानी कि एडिमा हो गया, है ना। सेकंड सिम्टम क्या हो गया, एडिमा हो गया। अब जब एडिमा हो ही गया है तो अब आप ये सोचो कि जब फ्लूइड लॉस हो रहा है यानी कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर जो फ्लूइड था वो बाहर निकल निकल के गिर रहा है, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, जितना ज्यादा ब्लड में, अब मान लो ब्लड बहुत थिक है और वो फ्लो कर रहा है, अगर मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो वो फास्ट फ्लो करेगा, और वही मैंने वाटर हटा दिया उसके अंदर से तो वो स्लो फ्लो करेगा, राइट। उसी तरह से जब यहाँ इसका फ्लूइड, ब्लड का फ्लूइड बाहर निकल गया तो ब्लड जो है वो थिक हो गया और वो उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई, तो वो स्लो फ्लो करने लगा यानी कि स्लो फ्लो करेगा। तो जब वो स्लो फ्लो करेगा तो वो स्लोली स्लोली ही हार्ट में जाएगा, बहुत जल्दी हार्ट में तो चला नहीं जाएगा, तो हार्ट भी उसको स्लो पंप करेगा, है ना। एक तरह से देखा जाए कि कार्डियक पे भी लोड अब पड़ने लगा, हार्ट भी क्या कर रहा है, स्लो फंक्शन कर रहा है। हार्ट के स्लो फंक्शन करने की वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट यानी कि जब आपका कार्डियक जो है वो वापस से फिल्टर करके, सॉरी, वापस से प्यूरिफाई करके, पंप करके उस ब्लड को ऑर्गन में पहुंचाता है, तो वो भी स्लो पहुंचाएगा क्योंकि उसके पास स्लो आ ही रहा है ब्लड। तो कार्डियक आउटपुट उसे बोलते हैं हम।
तो कार्डियक आउटपुट भी स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो जो रीनल है यानी कि जो आपकी किडनी है उसके अंदर भी ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी किडनी बहुत चालाक होती है, वो कैसे भी मैनेज करना चाहती है। तो वो क्या करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। फिलहाल इसका काम क्या है वो बता देती हूँ। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने में और ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे इंक्रीज करेगा, ये सोडियम को रिटेन कर देगा, मतलब सोडियम को बाहर नहीं निकलने देगा, सोडियम को स्टोर कर लेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोडियम जो होता है वो एक तरह का सॉल्ट होता है और सॉल्ट के खाने से बीपी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से सोडियम जो थे जिनको बाहर निकलना चाहिए था वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाए और स्टोर हो गए। इनकी स्टोर होने की वजह से बीपी आपका इंक्रीज हो गया और तीसरा सिम्टम आपको मिल गया, दैट इज हाइपरटेंशन। HTN मींस हाइपरटेंशन। ठीक है, एक प्रोटीन यूरिया कितने सारे सिम्टम ला रहा है। अब यहाँ पे बीपी का तो मैनेज हो गया। अब लीवर ने भी सोचा कि मुझे भी कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए। लीवर ने क्या किया, अपने आप को एक्टिवेट किया और प्रोटीन की कमी को पूरा करने का सोचा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन अगर वो कमी को पूरा नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस लीकेज होता रहेगा ब्लड वेसल से और कंटिन्यूअस एडिमा बढ़ता रहेगा। तो उसने क्या किया कि प्रोटीन को इंक्रीज करना चाहा, बट प्रोटीन को इंक्रीज करते करते उसने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इंक्रीज कर दिया। वो अकेले प्रोटीन को इंक्रीज नहीं कर सकता था, अब उसने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इंक्रीज कर दिया। और इसी कोलेस्ट्रॉल लेवल के इंक्रीज होने को हम हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हाइपर मींस इंक्रीज, लिपिडेमिया मींस लिपिड इंक्रीज हो गया। तो उसका मतलब यही था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया। ये है आपका फिफ्थ सिम्टम। तो ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी, थोड़ी लेंदी थी बट अगर आप उसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हमने आज क्या डिस्कस किया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन किडनी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।